ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख पुनः एक नवीन विषय के साथ में उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है वेबर। आप लोगों ने वेबर का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो आज आप लोग वेबर का नाम सुनेंगे, जिसका शीर्षक है आज के इस विषय का वेबर का औद्योगिक अवस्थित मॉडल, वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन यह विषय आपके पाठ्यक्रम के यूनिट 2 में है। विषय अत्यंत रोचक भी है, थोड़ा सा दुरूह भी है। कल इस संदर्भ में थोड़ी सी वार्ता हुई थी। संपूर्ण सिद्धांत को अगर एक दिन में आपके समक्ष रख दिया जाएगा तो निश्चित ही आप भूल जाएंगे। आप लोग समझ सकें इसलिए संपूर्ण सिद्धांत को कई भागों में हमने विभक्त कर दिया है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपके सामने रखा जाएगा ताकि आप जितना हम बताएं उतना याद कर सकें। क्योंकि अगर आपने इसको खोल के दोबारा नहीं देखा या जो हम बता रहे हैं उसे दोबारा नहीं सुना या बार बार नहीं सुना, तो चीजें आपकी दिमाग में रुकेंगी नहीं। फिर आगे जो कुछ बताया जाएगा वो आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज इसी क्रम में हम वेबर के औद्योगिक अवस्थित मॉडल के परिचय का अध्ययन करेंगे। आज हम आपको इसका परिचय देंगे। इस परिचय के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि वेबर ने कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया, इसके क्या अभिप्राय थे, और वेबर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए क्या क्या मान्यताएं रखी, किन मान्यताओं का सहारा लिया। तत्पश्चात हम लोग उनके सिद्धांत की विवेचना पर आएंगे और आपको उसकी विवेचना हम किस प्रकार से करेंगे इसकी रूपरेखा से भी अवगत कराएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज जो भी क्लास ले रहा है वो लगातार शनिवार तक क्लास लेता रहे। अगर वो क्लास नहीं लेगा, जैसे आज की ली, कल की नहीं ली, फिर परसों की ली, तो इससे ये होगा कि डिसकंटिन्यूटी में वो समझ नहीं पाएगा कि मैंने कल की क्लास में क्या बताया था। हालांकि YouTube पे आप सुन सकते हैं, YouTube पे मैं अपलोड कर सकता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप क्लास ले सकते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज, इस सिद्धांत के शुरुआत में बता दूं, आज कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसका डायग्राम आपको बना लेना था। कल से वो विषय शुरू होंगे जिनका डायग्राम आपको अपने सामने रखना होगा। वो डायग्राम मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। आप उन डायग्राम को देख लीजिएगा, अपने कॉपी पे बना लीजिएगा, और कॉपी में बना करके जिस समय मैं आपको पढ़ाऊं आप अपने सामने रखिएगा। खास निर्देश ये है कि मैं जो डायग्राम आपको भेजूंगा उसमें जहां पे मैंने ए लिखा है वहां पे आप ए लिखिएगा, जहां पे मैंने बी लिखा है वहां पे आप बी लिखिएगा। हूबहू वैसा ही नकल करके अपनी कॉपी पे रखिएगा ताकि जब मैं ए बी बोलूं तो आपको भी वही ए बी समझ में आए। ठीक, आज के इस सिद्धांत को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इसका परिचय देते हैं कि वेबर का यह सिद्धांत औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत के नाम से जिसे हम जानते हैं, यह 1909 में प्रतिपादित किया गया। वेबर एक जर्मन अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। 1909 में ये उद्योगों के अवस्थितीकरण यानी कि स्थानीयकरण, कि किस उद्योग की स्थापना किस स्थान पर होगी और उद्योगों की स्थापना को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, या किस कारक के प्रभावित करने के फलस्वरूप उद्योग की स्थापना कहाँ पे होगी, इन सारे सिनेरियो को अपने सिद्धांत में समेटते हुए उन्होंने जर्मन भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, उबेर डेन स्टैंडर्ड
इंडस्ट्रीज, जिसका अनुवाद लगभग 20 वर्ष बाद किया गया फेडरिक के द्वारा। तब इसका नाम दिया गया थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये है इसका एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आ जाते हैं कि वेबर ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों में पहले आप शब्द सुन लीजिए, फिर मैं एक एक की आपको व्याख्या बताता हूं। वे शब्द हैं सर्वसुलभ पदार्थ, स्थानीय पदार्थ, पदार्थ सूचकांक, शुद्ध पदार्थ, मिश्रित पदार्थ, स्थानीयकरण भार, स्थानीयकरण भार और आइसोटापेन। सर्वसुलभ पदार्थ, जैसा कि नाम से सुस्पष्ट है, सर्वसुलभ पदार्थ ऐसा पदार्थ जो प्रायः सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होता है और जिसके लिए सर्वत्र समान मूल्य चुकाना पड़ता है, उसको कहते हैं हम सर्वसुलभ पदार्थ। ठीक है, वेबर ने ये टर्म इस्तेमाल किया है सर्वसुलभ पदार्थ। इस सर्वसुलभ पदार्थ का क्या मतलब हुआ? ऐसा पदार्थ जो भूतल पर समान रूप से और समान मूल्य में उपलब्ध हो, सर्वत्र उपलब्ध हो, अर्थात उसको हमने कहा सर्वसुलभ पदार्थ। इसके दो पहलू महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि सर्वत्र सुलभ हो और उसका मूल्य भी समान हो। इस तरीके से ना सुलभ हो कि यहाँ पे वो वस्तु 5 रुपए में सुलभ है और दूसरी जगह पे वही वस्तु 10 रुपए में सुलभ है। यहाँ पे भी 5 में सुलभ है, वहां पे भी 5 में सुलभ है। सर्वसुलभ यानी कि समान मूल्य ही हम उसके लिए चुका रहे हैं। दूसरा शब्द है स्थानीय पदार्थ। वे पदार्थ जिनकी उपलब्धता किसी स्थान विशेष में ही होती हो, जैसे कि कोयला या अन्य खनिज पदार्थ, वो एक स्थान विशेष में ही तो पाए जाते हैं। इनको कहा गया है स्थानीय पदार्थ। अब आ जाइए शुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया के बाद वजन में ह्रास नहीं होता। जैसे कि हमने 1 किलो रुई ली और 1 किलो रुई से हमने 1 किलो सूत तैयार कर लिया, तो वजन का ह्रास नहीं हुआ। यानी कि जो हमने कच्ची सामग्री ली अपने उत्पादन में, उतनी ही जितनी मात्रा में हमने कच्ची सामग्री ली, तो उतनी ही मात्रा में उतने ही भार का हमारा उत्पाद तैयार हो गया। यानी कि किसी तरीके से वजन का ह्रास नहीं हुआ, कोई अशुद्धि नहीं निकली। तो ऐसे पदार्थ को कहा गया शुद्ध पदार्थ। अब दूसरा शब्द सुन लीजिए क्या है। दूसरा शब्द है मिश्रित पदार्थ या सकल पदार्थ। मिश्रित या सकल पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अशुद्धि पाई जाती है, अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया के बाद वजन में ह्रास हो जाता है। जैसे कि गन्ने से शक्कर का बनना। यानी कि आपने जिस मात्रा में
जिस भार में गन्ने का उपयोग किया है उतनी ही शक्कर नहीं निकलती, शक्कर कम निकलती है। अर्थात वे सभी पदार्थ जिनमें उत्पादन की प्रक्रिया के बाद वजन में ह्रास होता है, अर्थात हम अधिक मात्रा में कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं और उससे कम मात्रा में, उसके मुकाबले में कम भार में उत्पाद मिलता है, तो उसे कहा गया, ऐसे पदार्थ को कहा गया मिश्रित या सकल पदार्थ। अब भाई अगला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है पदार्थ सूचकांक। देखिए, पदार्थ सूचकांक को आपको जानना है तो आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। एक सूत्र है, बहुत छोटा सा सूत्र है। पदार्थ सूचकांक इज इक्वल टू, पदार्थ सूचकांक बराबर पदार्थ का भार बटे उत्पादित पदार्थ का भार। जैसे कि आपने 10 किलो गन्ने का इस्तेमाल किया तो पदार्थ का भार कितना हुआ? 10 किलो। और आपको गुड़ कितना मिला? 2 किलो। ठीक, तो 10 बटे 2 बराबर 5। पदार्थ सूचकांक कितना आया? 5 आया। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है कि पदार्थ सूचकांक इज इक्वल टू, पदार्थ सूचकांक बराबर होता है पदार्थ का भार बटे उत्पादित पदार्थ का भार। तो आपने क्या निकाला? अभी यहां पे पदार्थ सूचकांक निकाला। कैसे पदार्थ का सूचकांक निकाला? मिश्रित पदार्थ का, जिसमें अशुद्धि थी। जब अशुद्धि होगी तो उत्पादित पदार्थ का जो होगा वो पदार्थ के वास्तविक वजन से कम होगा। ऐसी दशा में जो पदार्थ सूचकांक हमेशा मिश्रित पदार्थों का 1 से अधिक आएगा, ये याद रखिएगा। और शुद्ध पदार्थों का पदार्थ सूचकांक हमेशा 1 आएगा, क्योंकि पदार्थ का भार बराबर होता है उत्पादित पदार्थ के भार के। यानी कि ऐसी वस्तुओं में, शुद्ध पदार्थों में वजन ह्रास तो होता नहीं है, तो वह शुद्ध पदार्थों का जो पदार्थ सूचकांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। मिश्रित या सकल पदार्थों का पदार्थ सूचकांक कितना होगा? 1 से अधिक होगा। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद करने वाली हैं। इसके बाद में स्थानीयकरण भार। स्थानीयकरण भार को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि स्थानीयकरण भार उस भार को कहते हैं जो कच्चे माल और उत्पादित वस्तुओं के सम्मिलित भार के रूप में ढोया जाता है। जैसे कि कोई पदार्थ सर्वसुलभ है। जब पदार्थ सर्वसुलभ है तो वो पदार्थ सिर्फ एक तरफ से ढोया जाएगा, यानी कि तैयार करके बाजार तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसी दशा में उसका स्थानीयकरण भार 1 होगा। दूसरी तरफ कोई पदार्थ सर्वसुलभ नहीं है और शुद्ध है, तो उसका स्थानीयकरण भार कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि वो जहां पे पाया जाता है वहां से जहां पे बनाया जाएगा वहां तक लाया जाएगा और फिर वहां से पुनः बाजार को पहुंचाया जाएगा। तो ऐसी दशा में उसका भार 2 होता है। इसके बाद एक अगला टर्म है, उस टर्म को यहां पे ऐसे ही सुन लीजिए, इसकी विस्तृत विवेचना आगे के सिद्धांत में दी गई है, तब आपको यह पूर्णता समझ में आएगा। और वह शब्द है आइसोडापेन। आइसोडापेन की को जो हम शब्द बता रहे हैं उन शब्दशः या अक्षरशः रट लीजिएगा। वही आगे आपको जब विवेचना की जाएगी इस शब्द की, इस टर्म की, तो वहां पे आपको काम आएगा। वो शब्द आइसोडापेन है। आइसोडापेन किसे कहते हैं? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु के चारों तरफ
अतिरिक्त परिवहन व्यय सूचक रेखा जो कि समान परिवहन लागत को प्रदर्शित करती है। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, आपको मैंने बताया, ये आपको वहीं पे समझ में आएगा जब हम इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि इस सिद्धांत के तीसरे भाग में। तो जो आइसोडापेन है, आइसोडापेन क्या है? न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु के चारों तरफ कुछ अतिरिक्त रेखाएं खींची जा रही हैं। वो अतिरिक्त जो रेखाएं हैं वो क्या हैं? वो अतिरिक्त परिवहन व्यय सूचक रेखाएं हैं जो कि समान परिवहन लागत को प्रदर्शित कर रही हैं। इसके पश्चात हम इस सिद्धांत की मान्यताओं पे आते हैं कि वेबर के इस सिद्धांत की क्या प्रमुख मान्यताएं हैं। वेबर ने बताया कि उद्योग की स्थापना के लिए जो प्रस्तावित क्षेत्र है, यानी कि जहां पे हम उद्योग की स्थापना करने जा रहे हैं, वहां पे जलवायु समान है, भौगोलिक दशाएं समान है, संस्कृति समान है, प्रौद्योगिकी समान है, प्रशासनिक व्यवस्था समान है। इस प्रकार की, यानी कि उद्योगों की स्थापना के लिए जो भी प्रस्तावित क्षेत्र है, वहां पे इन तत्वों में एक समानता पाई जाती है। वे तत्व हैं जलवायु, भौगोलिक दशाएं, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा बिंदु है कि उद्योग के स्थानीयकरण का विवेचन जो किया जा रहा है वो किसी एक ही वस्तु के उत्पादन के संदर्भ में किया जा रहा है, यानी कि जो कारखाना है वो सिर्फ एक ही वस्तु का उत्पादन करता है। तीसरी मान्यता है कि उद्योग के स्थानीयकरण के लिए वांछित कच्ची सामग्री के क्षेत्रों या स्रोतों का पूर्ण ज्ञान है, यानी कि जो उद्योग को स्थापित कर रहा है, कच्ची सामग्री के स्रोत कहां कहां से उसे प्राप्त होंगे, या कच्ची सामग्री कहां कहां पे मिलती है, या उसके स्रोत क्या है, उसका उसे पूर्ण रूप से ज्ञान है। अगली मान्यता है कि उत्पादित वस्तु की बिक्री के लिए बाजार के क्षेत्र निश्चित हैं और उसका आकार ज्ञात है। जो बिक्री के हेतु जो आप माल तैयार करेंगे उसकी बिक्री का जो बाजार है वो एक निश्चित क्षेत्र है, और उस बाजार के आकार, बाजार का आकार यानी कि उसकी क्या मांग है, ठीक है, कितने वहां पे क्रेता और विक्रेता हैं, इन संपूर्ण आकार का ज्ञान जो उद्योग लगा रहा है उसको है। अगला टर्म है, अर्थशास्त्र का टर्म है और महत्वपूर्ण टर्म है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता का अभिप्राय बहुत विस्तृत चैप्टर है अर्थशास्त्र में। अभी आप लोग इतना समझ लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या की कोई सीमा नहीं होती और कोई एक उत्पादक यानी कि विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डाल सकता, और प्रत्येक उत्पादक के द्वारा बनाई गई वस्तु समान होती है, यानी गुण में समान होती है, मूल्य में समान होती है, और प्रत्येक उत्पादक के पास बाजार में उपलब्ध जो तकनीक है, समान तकनीक तक सभी लोगों की पहुंच है, टेक्नोलॉजी भी सेम है। नए उत्पादक के बाजार में आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है, और क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान है। तो ये एक स्थित पूर्ण प्रतियोगिता की मानी गई है, ये शुद्ध रूप से अर्थशास्त्र का टर्म है। तो मैंने पूर्ण प्रतियोगिता को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो वेबर ये मान रहे हैं कि बाजार में इस तरीके की पूर्ण प्रतियोगिता की स्थित है। फिर वेबर मान रहे हैं कि उद्योग के स्थानीयकरण के लिए जो श्रम की उपलब्धता है वो क्षेत्र निश्चित है, यानी कि श्रम निश्चित क्षेत्रों से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद अगली मान्यता महत्वपूर्ण है, परिवहन लागत। परिवहन लागत कच्चे माल और उत्पादित माल के वजन तथा दूरी में वृद्धि के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, परिवहन लागत है, वो कच्चे माल और उत्पादित माल, कच्चे माल का क्या वजन है और उत्पादित माल का क्या वजन है, वजन जैसे और दूरी, वजन और दूरी में जैसे जैसे वृद्धि होगी परिवहन लागत हमारा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ती है। उद्योग के स्थानीयकरण को व्यावसायिक साहस प्रभावित नहीं करता, और उद्योग के स्थानीयकरण को संस्थागत कारक जैसे ब्याज, बीमा, कर प्रभावित नहीं करते। ये दोनों भी मान्यताएं उन्होंने मानी, जिसकी आगे चल के आलोचना हुई है, वो हम लोग आलोचना वाले हिस्से में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज
कि इस व्याख्यान में आप लोगों ने समझा कि वेबर ने कौन कौन सी पारिभाषिक शब्दावली दी है, उन पारिभाषिक शब्दावली का क्या विवेचन है, पारिभाषिक शब्दावली के बाद में वेबर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए कौन कौन सी मान्यता रखी। इन मान्यताओं का भी जगह जगह पर संदर्भ सिद्धांत को एक्सप्लेन करते समय दिया जाएगा। अब वेबर ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो वेबर के सिद्धांत के 3 हिस्से हैं। हम लोग आने वाले 4 दिनों में लगातार वेबर को पढ़ेंगे। कल हम लोग वेबर के सिद्धांत की प्रथम दशा को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र की विवेचना की जाएगी। तत्पश्चात हम दूसरी दशा को पढ़ेंगे। इस दूसरी दशा के अंतर्गत 2 से अधिक कच्चा माल के स्रोत और एक बाजार केंद्र की चर्चा की जाएगी। तत्पश्चात हम श्रम और समूहीकरण के प्रभाव को पढ़ेंगे। उसके बाद हम वेबर के सिद्धांत के निष्कर्ष और आलोचना को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो आज मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि इस व्याख्यान को आप लोग पुनः YouTube पे जाकर के सुनेंगे। पुनः आपसे सुनने का अनुरोध इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे टर्म्स आप लोगों को अभी कंफ्यूज कर रहे होंगे, आप लोगों ने लिख नहीं पाए होंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके इससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली हैं सबके अर्थ लिखे हुए हैं, उनको बार बार पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। दूसरी तरफ मान्यताएं भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मान्यताओं का भी संदर्भ सिद्धांत के विवेचना में जगह जगह पर आएगा। और आपको इस संपूर्ण मान्यता और पारिभाषिक शब्दावली में जहां कहीं डाउट हो रहा हो या कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रश्नोत्तर के लिए आमंत्रित करता हूं। आशीष कुमार, अमन केसरी, अविनाश कुमार, दयानंद प्रसाद, मंजुलता कुमारी, हम आपको लिंक भेज देंगे। हम आपको लिंक भेज देंगे। आप YouTube पे जाइएगा, वहां पे डॉक्टर रत्नेश शुक्ला डालिएगा तो आपको आपसे रिलेटेड PG2, PG3, PG1 सारे वीडियोस आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी वेबसाइट में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जा करके इसको सुन सकती हैं। वैसे मैं आपको लिंक अपना भेज दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और आज वाले व्याख्यान को सुन लीजिएगा। ठीक जी। मनोज सिंह, मोहम्मद जहूर आलम, मोहम्मद जहूर आलम, आज आपने बहुत दिन बाद क्लास अटेंड की। अच्छा। मीना कुमारी, ठीक। निशा कुमारी, प्रिंस, प्रियंका, प्रियांशु, राज कपूर, हाँ, सच्चिदानंद, ट्विंकल कुमारी, ठीक है। कल हम लोग पुनः इसी समय वेबर के सिद्धांत की प्रथम दशा के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसके में हम लोग प्रथम दशा यानी कि एक कच्चा माल और एक बाजार केंद्र की विवेचना की जाएगी। तब तक आप लोग इसको 2-3 बार कम से कम सुन लीजिएगा। एक कागज के ऊपर सारी पारिभाषिक शब्दावली को नोट कर लीजिएगा, एक दूसरे कागज पे मान्यताओं को नोट कर लीजिएगा और कल सुबह जो मैं आपको डायग्राम भेजूंगा उस डायग्राम को बना के रख लीजिएगा। इतना होमवर्क करने के साथ में आप लोग मेरी क्लास को कल जब आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको वेबर का सिद्धांत समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।